गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पेज नंबर 179 निकालिए। पेज नंबर 179 और सबसे पहले सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। चलिए, हॉट क्वेश्चन। वाई वर द टेम्पल्स ड्यूरिंग द चोल पीरियड द हब ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ? यानी कि चोल वंश के समय में जो मंदिर था वो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ से संबंधित क्यों था? क्यों उसका हब क्यों माना जाता था चोल वंश के समय में? क्योंकि देखिए, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न था। बिकॉज द सेटलमेंट्स ग्रीव अराउंड दी टेम्पल्स, यानी कि मंदिरों के आसपास जो सेटलमेंट्स थे, लोग आ करके दूसरे जगहों से आ करके बसने लगे उसी मंदिरों के आसपास। और यहाँ तक कि टेम्पल्स जो होता था, पहले के जो मंदिर होते थे, तो वो एक बड़ा सा एरिया जो है कवर करता था। एक बहुत बड़ा डिस्टेंस, एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करता था। तो इसके लिए क्या हुआ कि जितने भी आसपास दूसरे देशों से जो लोग आए वहीं पर आ करके रहने लगे, बसने लगे। और जिसके कारण और आगे चल कर के क्या हुआ कि उस वहाँ का जो राजा होता था वो भी लैंड के नाम पर जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था, जिसके कारण इसे कह सकते हैं कि हब माना गया। इन तीनों चीज़ों का, इकोनॉमिक, उसके बाद है कल्चरल और सोशल लाइफ का, इसे हब माना गया। उसके बाद है व्हाई डिड औरंगजेब कॉपी ताजमहल्स डिज़ाइन इन द बिल्डिंग ऑफ बीबी का मकबरा? यानी कि जब बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया तो आखिर उसका डिज़ाइन जो है शाहजहां के द्वारा बनवाए गए ताजमहल से क्यों कॉपी किया गया? देखिए, इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है क्योंकि वो ये भी दिखाना चाहता था कि मैं भी अपनी पत्नी को अपने पिता शाहजहां की तरह जो है क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। जिसके लिए उसने भी क्या किया कि अपने पत्नी के याद में बीबी का मकबरा बनवाया, जो कि आप कह सकते हैं ताजमहल का कॉपी था। ठीक है। टू ही ऑल्सो मेड दिस ब्यूटिफुल डिज़ाइन, ब्यूटिफुल बिल्डिंग टू शो हिज लव टुवर्ड्स हिज वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी को वो कितना प्रेम करता था, जिसके कारण उसने भी अपनी पत्नी के मरने के बाद उसकी याद में एक मस्जिद, एक मकबरा बनवाया, जिसका नाम दिया उसने बीबी का मकबरा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट। फाइंड आउट अबाउट द शोर टेम्पल्स इन महाबलीपुरम बाय विजिटिंग द वेबसाइट एंड प्रिपेयर a report on them. It is believed that report writing. It is believed that Delhi has been the site of 7 cities and the present New Delhi is the 8th. ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जो है 7 शहरों का मिश्रण है, यानी कि साइट है, दृश्य है, और एंड द प्रेजेंट न्यू दिल्ली इज़ द 8th, और 8वां जो न्यू दिल्ली बना, ठीक है, ये 8वां शहर हो गया। These 7 cities are किला राय पिथौर, मेहरौली, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोज़ाबाद, शेरगढ़ एंड शाहजहानाबाद।
Divide the class into 7 groups and each group should prepare a report on each city. उसके बाद मैप प्रैक्टिस. इन द मैप ऑफ इंडिया मार्क द सिटीज़ वेयर दीज मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड. फतेहपुर सीकरी, मेहरानगढ़ फोर्ट, कुतुब मीनार, कैलाश नाथ टेम्पल, रूमी दरवाज़ा. इनको आपको इंडिया के मैप पर क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि कहाँ है ये. नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. Monuments, forts, buildings and temples are an integral part of our national heritage. यानी कि जितने भी किला, जो लंबे ऊंचे बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स, मंदिर और यहाँ तक कि जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं लाइक जामा मस्जिद, जामा मॉस्क, ताजमहल, गोलघर, ठीक है, ये सारे जो है नेशनल हेरिटेज हैं, यानी कि देश की संस्कृति है. It is important for us to keep them safe and in good condition because not only do they give us a glimpse of our rich past, but they also act as a source of income for our nation as a tourist attraction. As every year thousands of tourists come to India to see them. ठीक है, तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो कल्चरल हेरिटेज है, ये नेशनल हेरिटेज है, इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि यह एक ऐसा धरोहर है जो हमारे बीते हुए दिन को यानी कि पास्ट को की याद दिलाता है. और इसके अलावा यह सरकार के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी देता है, यानी कि इससे सरकार को एक अच्छा खासा पैसा भी आता है, क्योंकि ये सारे जगह, ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स होते हैं, ये सभी टूरिस्ट अट्रैक्शन माने जाते हैं. मीन्स थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कम टू इंडिया to see these kinds of buildings, temples and monuments. So it is important that we keep them in good shape. इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इनको सही तरीके से अच्छा खासा इसका देखभाल किया जाए और इसे सजा करके एक रखा जाए. Conduct a survey and find out how our historical monuments suffer damage and what steps are being taken by the government to stop them. एक सर्वे कीजिए, सर्वे कराइए और उसमें यह ढूंढने का प्रयास कीजिए कि भारत में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो किस प्रकार डैमेज होती जा रही है. कुछ वर्ष पहले, कुछ महीनों पहले आपने पढ़ा होगा कि because of acid rain the color of Taj Mahal is getting pale. मतलब कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ताजमहल अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होने के कारण उसका जो वाइट मार्बल का जो कलर है वो फीका पड़ते जा रहा है. मीन्स कि उसका कलर जो है खत्म होकर के उसके जगह पर कोई दूसरा काला या काई कलर का, ठीक है, उसी प्रकार का जो है दिखने लगा है. और गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए क्या कर रही है, वह कौन सी नीति अपना रही है, ये भी देखना होगा. थोड़ा सा एक बार सिलेबस पर ध्यान दिया जाए. जियोग्राफी में हम लोगों ने 4 चैप्टर तक पढ़ लिया है. मेजर लैंडफॉर्म्स और पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर.
इस टर्म में यानी कि सितंबर तक हमें कम से कम 6 या 7 नहीं तो कम से कम 6 तक भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हिस्ट्री की बात की जाए तो हम लोग चैप्टर 19 तक पढ़ चुके हैं, मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। ठीक है, अच्छा 6 लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं 5 मार्क के, यानी कि हिस्ट्री में सिलेबस पूरा हो गया। ठीक है, आप लोग मार्क करते जाइए। चैप्टर 19 तक पढ़ाई हो चुका है हिस्ट्री में, और जियोग्राफी में चैप्टर 5 तक पूरा हो चुका है। इस टर्म में कम से कम 1 या 2 और पढ़ना है सितंबर तक। उसके बाद है सिविक्स। सिविक्स में चैप्टर 1 पढ़ाई हो गया था, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद चैप्टर 26 जो था इसमें सिविक्स में, पेज नंबर 236। तो 27 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, 25, 26 और 27 यानी कि 3 लेसन इसमें हो गया है। 5 लेसन और बचे हुए, यानी कि 1 लेसन और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 47 ऑफ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 47। चलिए, तो पेज नंबर 47 निकालिए आप लोग। वेदर, चैप्टर नंबर 6 ऑफ ज्योग्राफी, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर मतलब मौसम और क्लाइमेट मतलब जलवायु। मौसम और जलवायु, आइए देखें, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे और इसको समझेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट आवर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट डायरेक्टली, यानी कि मौसम और जलवायु जो है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को, यानी कि ये जो आप जो देख रहे हैं इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये डायरेक्टली इस पर असर करता है, प्रभावित करता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मैन हैज़ ऑब्जर्व्ड दीज फैक्टर्स एंड ट्राइड टू प्रेडिक्ट देम। हजारों वर्षों से मनुष्य ने इन पहलुओं को ध्यान में रखा, इसे ध्यान दिया और इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, इसे समझने का प्रयत्न किया। वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ बेयरिंग ऑन आवर फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल एंड आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि वेदर और क्लाइमेट के कारण हमारा भोजन, हमारे भोजन की आदतें, लाइफ स्टाइल, रहने के अंदाज एंड आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इसमें काफ़ी बदलाव आता है, इसमें काफ़ी चेंजिंग आता है। उसके बाद है वेदर, मौसम। वेदर मीन्स द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण की वह अवस्था किसी खास जगह पर एट अ पर्टिकुलर टाइम।
और वो भी किसी खास समय में। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। दिन भर में अगर हो सकता है तो वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, मिनटों में, ठीक है। सिंस वेदर चेंजेस डेली वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। चूँकि मौसम जो है प्रतिदिन बदलते रहता है, इसीलिए हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, उस पर आप देखते होंगे, सुनते होंगे, ठीक है। डेली एवरी डे दे टेल अस अबाउट द वेदर फोरकास्ट, यानी कि समय मौसम कैसा रहेगा, तेज़ हवा चलने का अनुमान है, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, यही सब ना बताया जाता है वेदर फोरकास्ट में। तो ये वेदर फोरकास्ट जो है डेली किया जाता है ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। We use a variety of terms like cold, hot, sunny, cloudy, windy, rainy, etc. to describe the weather conditions around us. हमारे आसपास चारों तरफ जो वेदर कंडीशन होता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट गर्म हवा चल रही है, कभी कहते हैं कि आज बहुत ठंड है, आज विंडी डे है, हवा भरा दिन। सनी सूरज खिला हुआ, धूप खिला हुआ। क्लाउडी बादल से घिरा हुआ। विंडी हवादार, रेनी वर्षा वाला दिन, etc. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। एक्चुअली दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ वेदर विच डिस्क्राइब द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। वास्तव में अगर देखा जाए तो वेदर के जो तत्व होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं जो इसके बारे में बताते हैं, वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जिसमें क्या क्या आते हैं, तो एयर टेम्परेचर, हवा का क्या ताप है, एयर प्रेशर, हवा कितना प्रेशर दे रहा है, एंड ह्यूमिडिटी। ये सारी चीज़ें विद एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जन्म देती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदर, वेदर के गुण। इट इज़ डायनेमिक इन नेचर एंड कैन चेंज क्विकली। यानी कि वेदर जो होता है डायनेमिक होता है नेचर में, और ये कभी भी बदल सकता है, ठीक है, एवरी टाइम, एनी टाइम, सॉरी, ठीक है, कभी भी। जैसे आपने कुछ 2 दिन पहले देखा होगा कि कुछ दिन पहले धूप खिली हुई थी और फिर अचानक हवा चलने लगी, फिर बारिश होने लगी, फिर से धूप खिल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये अक्सर इट इज़ एक्चुअली नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, यह एक नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, यह अपने आप चलते रहता है स्वतः। इट इज़ द स्पैन ऑफ वेदर इज ओवर अ स्मॉल एरिया। मतलब इसका वेदर का जो प्रभाव रहता है वो एक जगह पर एक समान रहता है, लेकिन हो सकता है कि उसी समय दूसरे जगह का वेदर कुछ अलग हो। कहीं हो सकता है कहीं धूप भी खिला हो सकता है कहीं बारिश हो रही हो, किसी जगह पर हो सकता है कि कहीं आंधी तूफान की स्थिति बनी हो। Weather takes the condition of its main elements into consideration over a short period like for a day or a week or 10 days. Weather की स्थिति जो है वह कभी भी बदल सकती है, दिन में भी बदल सकती है, घंटों में भी बदल सकती है, मिनटों में बदल सकती है, यहाँ तक कि एक जगह पर हो सकता है कि वेदर एक दिन भी रहे, एक घंटा भी रहे, या 10 दिन भी हो सकता है। ओरल क्वेश्चन, हाउ डू यू फील इन दीज काइंड्स ऑफ वेदर? ह्यूमिड वेदर
ह्यूमिड वेदर में आपको कैसा महसूस होता है? ब्रीजी वेदर, ब्रीजी मतलब हवादार, ठीक है, तो हवा जब चल रही होती है तो कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? हॉट वेदर, जब तापमान, जब मौसम काफ़ी गर्म होता है तो आपको कैसा फील होता है? नेक्स्ट इज़ रेनी वेदर, यानी कि जब बारिश हो रही होती है तब वेदर कैसा लगता है? ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सभी वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब उसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जलवायु, यानी कि इस वायु में जल की कितनी मात्रा है। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द एवरेज ओवरऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, precipitation etc. over a large area for a long period of time. Climate वह स्थिति है, वह वेदर कंडीशंस है जिसमें ओवरऑल एवरेज निकाला जाता है किस किस चीज़ का? तो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, और वो भी एक खास जगह पर एक लार्ज एरिया में एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लंबे अंतराल के लिए, ठीक है। इन सभी को जब एवरेज निकाला जाता है उसी को जलवायु कहते हैं। क्लाइमेट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद वेदर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि क्लाइमेट और वेदर को एक ही समान समझने लगते हैं और इससे क्या होता है, इससे गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। पहले आप वेदर और क्लाइमेट को समझें। वेदर एक छोटे समय के लिए, एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, जबकि जलवायु एक लार्जर पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट एक ऐसी रेगुलर पैटर्न है, एक ऐसी नियमित तरीका है, नियमित है ऑफ वेदर कंडीशन, वो भी वेदर कंडीशन का जो कि एक जगह पर एक लंबे अंतराल के लिए रहता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट के क्या क्या गुण होते हैं? क्लाइमेट इज मोर स्टेबल दैन वेदर, ठीक है। वेदर तो कुछ ही समय के लिए होता है, लेकिन क्लाइमेट एक लंबे अंतराल के लिए रहता है। और क्लाइमेट जो है वेदर से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। इट इज़ स्टडीड ओवर अ लार्ज एरिया। क्लाइमेट जो हम लोग क्लाइमेट के बारे में जो पढ़ते हैं तो ये एक बड़े एरिया के लिए इसको किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 30 to 40 ईयर्स, ठीक है। एक इस क्लाइमेट को क्लाइमेट को बदलने में, एक जगह पर बदलने में 30-40 वर्षों का समय लगता है। उसके बाद है चलिए बच्चों, तो बाकी जो बचा यहाँ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, इसको हम लोग फिर से नेक्स्ट डे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको आगे पढ़ करके आएंगे और जितने भी डेफिनेशंस हैं ये सारे बच्चे याद करते जाइए। स्कूल खुलने के बाद मैं सभी बच्चों से जितने भी डेफिनेशंस जो दिया गया है वो सारा चीज़ पूछूंगा एक एक करके, ठीक है। और आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।